पांच। लास्ट में जो अपन ने बात की थी, च्यवनप्राश तक की बात की थी, आम्लक रसायन की बात अपन ने की थी और कहा था कि भाई जो आम्लक रसायन जो होता है उसमें केवल दूध का ही सेवन करना होता है। ठीक है, अन्न का सेवन उसमें नहीं करना रहता है। ठीक है, इसके बाद जो अगली बात अपन करेंगे, एक दो बातें बच गई थी। हरित के आदि रसायन की बात अपन करते हैं। तो हरित के आदि दो रसायन कितने होते हैं? दो होते हैं, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है, हरित की आम्लक विभित की पंच पंचमूल निर्युह है। अब ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, पंच पंचमूल निर्युह है। जब अपन ब्रह्म रसायन पढ़ रहे थे, प्रथम ब्रह्म रसायन पढ़ रहे थे, तो उसमें आया था पंच पंच मूलानाम भागानाम 10 प्लोन मिताम, ऐसे करके बात आई थी कि भाई 5 प्रकार की पंचमूल ली जाती है। और अपन ने कहा था भाई सबकी जो मात्रा है, मतलब एक प्रत्येक पंचमूल की बात करें तो वो 10 मूल ली जाती है। क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई एक द्रव्य को कितनी मात्रा में लेते हैं, है ना, मतलब 10 पल की मात्रा में लेते हैं एक पंचमूल को। तो अपन कहेंगे भाई 2 पल की मात्रा में लेते हैं एक को। ठीक है। दूसरी उसी उसी प्रकार की बात जो है यहाँ पे भी आती है कि पंच पंचमूल निरु है। यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, हरित की, विभित की और आम्ल की, ये तीनों चीजें जिसको अपन त्रिफला कह सकते हैं। तो पूछा जाता है भाई हरित के आदि रसायन में क्या क्या होता है, तो अपन कहेंगे भाई त्रिफला होता है। अब ये दो क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। एक तो ध्यान रखना है कि हरित के आदि रसायन में क्या होता है, त्रिफला होता है, और भी आगे भी कंटेंट है, उन पे अपने को ज्यादा गौर नहीं करना है ना। जो पीपली है, मधुक, काकोली, क्षीर काकोली, है ना, आत्मगुप्ता, जीवक, रिज्वक, बहुत सारे हैं, इतने याद नहीं होते। तो अपने को ध्यान में रखना है कि हरित की, विविध की और आम्ल की है। अगर आपसे पूछे हरित की आदि चूर्ण की बात करें, तो हरित के आदि चूर्ण की प्रयोग क्यों किया जाता है? अपन ने कहा था भाई जब कुटी में आप रसायन का सेवन करने के लिए जाओगे तो रसायन सेवन करने से पहले आपको शोधन करवाना पड़ेगा। और उस शोधन के लिए आचार्य चरक ने जो द्रव्य बताया वो बताया हरित के आदि चूर्ण। ठीक है, तो उसके कंटेंट जो है ना वो अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब आपसे ये क्वेश्चन आएगा कि पंच पंच मूल निर्व्यू है, ऐसे करके बात आती है, तो उसमें ऑप्शन जो है ना, हो सकता है आपको हरित के आदि चूर्ण का भी मिले। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रसायन है, चूर्ण आपने पीछे पढ़ा था, ये रसायन है। ठीक है, चलो तो बात करते हैं अपन की हरित की, विभित की, आम्ल की और पांचों पंचमूल इनके क्वाथ में, है ना। पंचमूल का जो निरीह, निरीह मतलब क्या होता है, क्वाथ होता है, उनके क्वाथ में ये आगे वाला तामझाम जो है ये मिला देना है। इसके अलावा आपको ध्यान में नहीं रखना है। इसी प्रकार की बात अपन ने कहा पढ़ी, पंच पंचमूल भागा नाम 10 पुलोन मितान, इस प्रकार की बात कही थी ब्रह्म रसायन में। और डिटेल में आए तो प्रथम ब्रह्म रसायन में बात अपन ने की थी। दूसरा आता है पंच पंच मूल निरीह करके आए, तो अपन कहेंगे भाई हरित के आदि योग की बात हो रही है। हरित के आदि रसायन भी लिखा आ सकता है, हरित के आदि चूर्ण लिखा आएगा तो गलत हो जाएगा, योग लिखा हो सकता है, यहाँ पे रसायन भी लिखा हो सकता है। अगला आता है पंच पंच मूल रसे, ये आगे अपन पढ़ेंगे। आगे जब पंच पंचामृत घृत की बात करेंगे ना, तब आएगा पंच पंच मूल रसे। तो पंच पंच मूल से शुरू होने वाली तीन चीजें, और तीनों चीजें कौन सी कहाँ पे हैं, दो तो इसी पहले चैप्टर में ही है और बाकी जो है आगे अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया भैया अपना हरित के आदि रसायन की बात अपन ने। तो एक था इसी प्रकार से एक और होता है, ठीक है, उसको भी क्या बोल दिया, हरित के आदि योग बोल दिया। ठीक है, अब इसमें एक दो चीजें अपन देख लेंगे। देखो क्या कह रहा है, एक तो इसकी मात्रा याद रखनी, भाई किस मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है, तो पानी तल मात्रा में प्रयोग होता है। ठीक है, एक छोटी सी चीज है, अंडरलाइन कर सकते हैं, ज्यादा सीरियस नहीं होना है। देखो ऐसी चीजों को पढ़ना कैसे है, अपन ने लिख लिया भाई हरित के आदि योग। ठीक है, हरित के आदि योग पढ़ लिया। उसके नीचे अपन ने पहला पॉइंट डाल दिया भाई इसकी मात्रा क्या है, पानी तल मात्रा है। दूसरा अपन ने लिख दिया भाई, ये हो गया त्रिवर्ष प्रयोगाद। ठीक है, वर्ष शतम जन्म वय तिष्ठति, कह रहा है भाई कितने समय तक इसका प्रयोग करना होता है, तो त्रिवर्ष प्रयोग करना होता है। दूसरा बिंदु ये लिख दिया। मतलब जो बातें अपन बता रहे हैं ना उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं। चलो थोड़ा सा अपन देखते हैं दूसरा, भाई अपन ने क्या कहा भाई, हरित के आदि योग की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें अपन ने कहा कि भाई हरित के आदि योग है, इसके अंदर जो है पानी तल मात्रा में प्रयोग करना है। तो पानी तल मतलब हो गया एक कर्ष की मात्रा में प्रतिदिन प्रातःकाल कुटी प्रावेशिक विधि से सेवन करना। आप ज्यादातर देखोगे रसायन सेवन में श्रेष्ठ कौन होता है, कुटी प्रावेशिक विधि होता है। तो इसमें सब में जो है कुटी प्रावेशिक ही लिखा आपको मिलेगा। इसके बाद में आता है, अगर आप 3 साल तक लगातार इस रसायन का प्रयोग
लेते हो तो पुरुष जो है वृद्धावस्था से मुक्त होकर 100 वर्ष तक जीता है। वही बात लिखी है, त्रिवर्ष प्रयोगादि से वर्ष शतम जरम वय तिष्ठति। तो क्या करता भाई, जो वृद्धावस्था जो जर अवस्था है उसको तो खत्म कर देगा, और वय तिष्ठति, और वो युवा रहेगा, है ना, कितनी वर्ष शतम, तो 100 साल तक युवा रहेगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लिया बस, अच्छी बात है। इसके बाद में देखो आगे क्या कह रहा है, जो कुछ अध्ययन करता है या श्रवण करता है वह उपस्थित रहता है। जो सुनता है ना वो तुरंत उसको याद हो जाता है। श्रुतम अवतिष्ठति। अब एक देखो, एक लाइन अपन ने क्या पढ़ी थी भाई, श्रुतम धार्यते पढ़ी थी ना अपन ने भाई, श्रुतम धार्यते पढ़ी थी, श्रुतम धार्यते अपन ने पढ़ी थी। तो एक सिद्धार्थ नाम का लड़का था जो क्या करता था, ब्रह्म रसायन का सेवन करता था, इसलिए वो जो भी सुनता था वो तुरंत उसको धारण कर लेता था। ठीक है, तो श्रुतम धार्यते किसकी बात हो रही थी, ब्रह्म रसायन की बात हो रही थी। अब ये क्या है, ये चीजें अपने को कंफ्यूज कर सकती है। यहाँ पे क्या है, श्रुतम अवतिष्ठते, सर्व आमया प्रशामंती की, सर्व सर्व मतलब सभी, आमय मतलब व्याधियां, सभी व्याधियां जो है इसके सेवन से शांत हो जाती है। विषम अविषम भवती गात्रे, विष का जो है कोई इस पे प्रभाव होता नहीं है, मतलब इसका ये रहेगा। इसी प्रकार की बात अपन ने ब्रह्म रसायन में पढ़ी थी, स भवती अविषम, तो विष का प्रभाव उस पर नहीं होता जो ब्रह्म रसायन का सेवन करता है। तो ये थोड़ी सी जो रिलेट करने वाली बातें, हालांकि इतना इस प्रकार का क्वेश्चन आना थोड़ा मुश्किल काम होता है, नहीं पूछते हैं, और बहुत सारा मामला वहां से पूछ लेते हैं। लेकिन देख लीजिएगा थोड़ा सा क्या कह रहा है कि भाई जो कुछ भी अध्ययन करता है वो तो उसको तुरंत याद हो जाता है, उसे सभी रोग, उसके सारे रोग ठीक हो जाते हैं। यदि ज्ञात या अज्ञात रूप से विष का सेवन करता है तो उसका प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो अपने को हल्की सी पढ़ लेनी है हरित के आदि योग के संदर्भ में। इसके बाद में देखो आगे अपन चलते हैं भाई। अगला जो आता है वो आता है भाई, एक चीज पीछे रह गई। ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। इसका जो है ना अनुपान याद करना, हरित के आदि योग का अनुपान लिख लेना, यहाँ अलग से निकाल के लिख सकते हैं, इसी में लिखा हुआ है। अनुपान जो है वो इसका रहेगा क्षीर सर्पी, क्षीर सर्पी, या फिर उष्णोदक, जो भी अगर ऑप्शन में आए वो अपन कर सकते हैं। देखो इससे पहले अपन ने उष्णोदक कहाँ पढ़ा था भाई, हरित के आदि चूर्ण, तो हरित के आदि चूर्ण का भी अनुपान क्या होता है, उष्णोदक ही होता है। और यहाँ का भी अनुपान देखो उष्णोदक है, या फिर आपको क्षीर सर्पी मिल जाएगा। देखो ये सारी चीजें आप जैसे पढ़ोगे ना पहला चैप्टर, आपको मधु सर्पी मिलेगा, क्षीर सर्पी मिलेगा, है ना, ज्यादातर आपको मधु घृति मिलेगा जगह जगह पे, आगे अपन बातें करेंगे, है ना। तो उष्णोदक है देखो, है ना, एक दो जगह पर उष्णोदक मिलता है। ठीक है, ये कह रहा है भाई इस घृत की मात्रा अग्निबल के अनुसार इसका सेवन करना है। औषधि के पच जाने पर चावल या साठी के चावल का भात दूध घृत, ये ना क्षीर सर्पी के साथ खाएं, बाद में ऊपर से क्या करना आपको, गर्म जल पी लेना है। ठीक है, चलो। इसके बाद में जो आगे बात आती है रसायन का महत्व, यथा अमृणाम अमृतम, यथा भोगवताम सुधा, ये पूछ लेते हैं कि भाई ये किसका महत्व है। ठीक है, यथा अमृणाम अमृतम यथा भोगवता सुधा, जिस प्रकार देवताओं के लिए अमृत और नागों के लिए सुधा है, तथा अवभवन महर्षिणाम रसायन विधि पूरा, तो जिस प्रकार से देवताओं के लिए अमृत और नागों के लिए सुधा है, उसी प्रकार से प्राचीन काल में महर्षियों के लिए रसायन विधि का सेवन था। तो देवता क्या करते, अमृत पी के अमर हो जाते थे, है ना, तो उसी प्रकार से। तो ये रेफरेंस आता है भाई किसके लिए कही गई है, तो ये अगली लाइन नहीं आएगी इसमें, ये वाला नहीं आता, इतना ही देते हैं, यथा अमरणम अमृतम तथा भोगवताम सुधा, इतनी लाइन देंगे, कहेंगे भाई किसके लिए है, या फिर कौन सा इसका रेफरेंस कहाँ पे है। तो अपन कहेंगे भाई रसायन अध्याय का पहला पाद है। इसमें पाद पूछेंगे, है ना, उसमें ऑप्शन रहेगा, पहला अभय अमल ये दे देंगे, दूसरा कर परिचित ये दे देंगे, है ना, प्राण काम ये दे देंगे, चौथा आयुर्वेद समुत्थान ये दे देंगे। ऐसे आपको 4 ऑप्शन देंगे, अब उसमें से आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए। आगे देखो, और रसायन के बारे में बात कर रहे हैं, न जराम न च दौर्बल्यम न आतुर्य निधनम न च जगमो वर्ष सहस्राणी रसायन परा पूरा। देखिए क्या कह रहा है, प्राचीन काल में रसायन विधि के सेवन में तत्पर महर्षिगण न वृद्धावस्था न दुर्बल न रोगावस्था न मृत्यु, इसलिए हजारों वर्ष की आयु का भोग करते थे। तो ये भी एक रेफरेंस हो गया किसका, रसायन का। ठीक है, अब देखो लास्ट में एक बात आती है कि सड योगा प्रीकीर्तिता,
इसमें कितने योगों की बात की अपन ने? कहा भाई 6 योगों की बात अपन ने कर ली। आगे लाइन आती है रसायना नाम सिद्धा नाम आयुर अनुवर्तते। जो क्या करना चाह रहे हैं, आयु का अनुवर्तन करना चाह रहा हूं, उसके लिए जो है ये जो पाद है वो बताया गया है। देखिए कह रहा है जिनके सेवन से क्या होता है भाई, आयु की वृद्धि होती है। आयु की क्या होती है? वृद्धि। तो क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए आयु के अनुवर्तन के लिए, आयु के अनुवर्तन के लिए जो है वो कौन सा पाद है? तो पहला पाद। ठीक है, ऐसा रेफरेंस पूछ सकते हैं। ये लाइन भी दे देंगे, बताइए भाई कौन से पाद से संबंधित, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर दूसरा आता है रसायन अध्याय का द्वितीय पाद की बात अपन करते हैं, दूसरा भाग अपन देखते हैं। दूसरे भाग में देखो सबसे पहले एक लाइन आती है रसायन से लाभ, और यहीं से क्वेश्चन आता है। देखो क्या क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि बताइए रसायन का लाभ कहां पे बताया गया है। अब अपन पढ़ते हैं दीर्घायु वगैरह, है ना, दीर्घायु वाला श्लोक पढ़ते हैं अपन एक बड़ा सारा। फिर पढ़ते हैं लाभोपाय ही सस्ता नाम, है ना, रसादी नाम रसायन पढ़ते हैं अपन, कहेंगे भाई पहले में। ठीक है, लेकिन यहां पे ये नहीं बताएगा। क्वेश्चन आएगा अनिल कफ पित्त साम्य कर्म, ये निम्नलिखित में से किसका लाभ है भाई? अनिल पित्त कफ साम्य कर्म, क्या कर रहा है भाई? ये वात पित्त कफ को साम्य कर रहे हैं, उसमें आएगा औषध का। ठीक है, ये लाइन लिख देंगे अनिल कफ पित्त साम्य कर्म, ये किसका जो है वो लाभ है। दूसरा लिख देंगे चतुष्पाद का। भाई अपन जानते हैं ना, चतुर्नाम भीषक आदि नाम सस्ता नाम धातु विकृत, जो विकृत धातु हैं उनको क्या करते हैं, वो जो चार चतुष्पाद होते हैं वो जो विकृत धातु है उनको क्या करते हैं, उनको सम करने की कोशिश करते हैं, और जो क्रिया करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, चिकित्सा करते हैं। तीसरा ऑप्शन दे देंगे चिकित्सा, चौथा ऑप्शन देंगे रसायन। अब आप रसायन तक पहुंच ही नहीं पाओगे, कहीं इन्हीं में से कुछ ना कुछ लगा दोगे, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अब आपसे सीधा आपने अनिल कल्पित साम्य क्रम, हाँ भाई ठीक है, क्या हार्ड है, तुरंत याद हो गया आपने तो। लेकिन भाई एक प्रकार से त्रिदोष की साम्य करने की बात कर रहा है, तो इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। तो वही कह रहा है भाई वात कफ पित्त को सम करने वाला होता है। थोड़ा सा सीक्वेंस याद करना, यहाँ पे अनिल कफ पित्त लिखा है। ठीक है, तो बस यही है। पहला एक रसायन के लाभ की बात करें तो ये वाला। दूसरी अपन बात कर लेते हैं भाई, देखो क्या कह रहा है, ग्राम्य आहार से हानि। जो ग्राम्य आहार होता है उससे क्या नुकसान है? कह रहा है सर्व शरीर दोषा भवंती ग्राम्य आहार, सभी शरीर के जो भी दोष होते हैं, जो भी डिजीज होती है, वो किससे होती है भाई? ग्राम्य आहार से होती है। ये बात जो है वो क्या कर रहे हैं भाई, आचार्य बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो आगे अपन बात करते हैं कि ग्राम्य आहार से क्या होते हैं भाई, सभी दोष कुपित होते हैं, या फिर जो भी है कि सभी शारीरिक शारीरिक बाधाएं दोष या रोग जो है वो ग्राम्य आहार करने से ही होते हैं। इसके बाद में और बहुत सारा लिखा हुआ है जो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आप चलो। अब आता है आम्लक घृत के बारे में, एक दो बातें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। जो बातें अपन कर रहे हैं वही आपको ध्यान में रखनी है। एक देखो इसमें पुनर्नवा की बात होती है। इसमें क्या होता है? पुनर्नवा सौरस। देखो आंवला के सौरस और उसके 1/4 कितना लेना है? पुनर्नवा कितना? 1/4। इसके कल्प से गोघृत एक आड़क लेना है ना, इससे सिद्ध करना है इसको। तो पुनर्नवा जो है वो कितना होता है? पुनर्नवा जो है वो चतुर्थांश होता है, 1/4। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्या करना भाई, आंवला घृत में उत्तम भूमि में अपने नियत समय पर उत्पन्न हुआ आंवला, जिसकी गंध रूप और रस विकृत न हुआ हो, तथा जिस आंवले में पूर्णतः रस प्रमाण और वीर्य वर्तमान हो, ऐसे आंवले की सवरस और उसका चतुर्थांश कितना लेना है? पुनर्नवा के कल्प से गोघृत कितना लेना है? 1 आड़क लेना है। छोड़ दीजिएगा, आपको पुनर्नवा पता होना चाहिए कितना है इसके अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि जो आंवला घृत होता है उसमें पुनर्नवा कितना है, आंवला की क्या रेशियो रहेगा? तो 1:1/4 हो जाएगा, है ना। इसका 1/4 भाग लिया तो। इसके बाद में देखो दूसरी चीज इसमें एक पूछी जाती है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अप्रतिहत गति स्त्रीसु अपत्यमान भवती थी। पहले ये वाली लाइन पढ़ते हैं, बाकी बात बाद में पढ़ेंगे। कह रहा है कि भाई इसके सेवन से क्या होता है, वह निराबाद स्त्री संभोग करता है और संतान वाला हो जाता है। अब ये वाली बात किससे संबंधित है भाई? ये वाजीकरण से संबंधित आ गई थोड़ी सी। तो कहेंगे भाई अप्रतिहत गति स्त्रीसु अपत्यमान भवती थी, ये किसका अपन रेफरेंस कहेंगे? पहला आएगा वाजीकरण, पहला आ जाएगा वाजीकरण। अब दूसरा रसायन लिख देंगे। ठीक है, चौथा ऐसे ऐसे करके एक ऑप्शन रहेगा आम्लक घृत। क्या रहेगा भाई? आम्लक घृत। तो ये इंपॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि अपना कहां पे जाएगा, यहाँ पे वाजीकरण की तरफ अपनी। ठीक है, या फिर क्या दे देंगे, ये वाली लाइन दे देंगे अप्रतिहत गति स्त्री से अपत्यमान भवती थी, और कहेंगे बताइए ये जो श्लोक है ये कौन से पाद से संबंधित है?
और उस पाद में पहला होगा संयोग सरमूल्य, जो कि वाजीकरण अध्याय का है। संयोग सरमूल्य जो है वो वाजीकरण अध्याय के पाद का नाम दे दिया। दूसरा आपको दे देगा मास पर्णभृत्य, मास पर्णभृत्य दे देगा। फिर देगा आपको प्राण कामी, आप क्या लगाओगे, प्राण कामी आप टिक करोगे, ठीक है, क्योंकि किसमें, प्राण कामी में। तो इस प्रकार की बातें आ सकती हैं। हो सकता है आपको पहला भी दे दे, अभय अमल की दे दे, है ना, दो ये दे देगा, दो ये, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट। इसके बाद में देखो कह रहा भाई इसका सेवन कैसे करना है, भाई कुटी प्रावेशिक विधि से करना है और रोगी के अग्नि बल के अनुसार प्रातःकाल 1 बार प्रतिदिन सेवन करना है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात और, एक चीज इसमें और होती है भाई, इसमें कौन से पात्रों का यूज, क्योंकि इसमें पात्र जो है वो थोड़े से अलग बताए गए हैं। जैसे इसके अंदर या तो स्वर्ण का पात्र लेना है, या फिर चांदी का पात्र लेना है, या फिर कोई गरीब ही आदमी हो जो सोना और चांदी नहीं खरीद पाए, वो घृत भावित दृढ़ पवित्र मिट्टी का पात्र ले ले। ये तीन ही प्रकार के पात्र इसमें लेने की बात कही गई है। ऑप्शन में अगर आपको लोह का पात्र मिले, ताम्र पात्र मिल जाए आपको, है ना भाई, उदुम्बर पात्र मिल जाएगा, आप देखोगे अरे यार पढ़ा तो था, यही होगा, फिर लगा देते हैं। इसीलिए अपन ने कहा कि पूरी संहिता में उदुम्बर पात्र तीन ही जगह पर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, स्वर्ण का, चांदी का, या फिर घृत भावित दृढ़ पवित्र मिट्टी में, ये सारे पात्र जो है इसी में जो है ये पूरा तामझाम अपने को रखना है, ठीक बात है। कुछ बातें थी जो अपन ने किसके संदर्भ में पढ़ ली, आम्लक घृत के संदर्भ में भी देख ली। इसके बाद में अगली बात आती है कि आम्लक घृत की फलश्रुति। देखो भाई मैंने फलश्रुति दो बताई है, एक फलश्रुति मैंने ब्रह्म रसायन की बताई थी, दो बातें याद की थी भाई, सिद्धार्थ नाम का लड़का था जिसने ब्रह्म रसायन का सेवन किया, वो उसका सात्विक मतलब जो आर्ष सत्व था उसका, है ना, आर्ष सत्व अपन ने पढ़ा था, और उसको क्या भाई श्रुतम धारियत, मतलब सुनते ही उसको याद हो रहा था। लास्ट में एक धरणीधर और था, एक लास्ट में सम विक्रम है। ऐसे एक दो शब्द जो है वो आप पकड़ लोगे तो आप जो है आंसर ठीक से लगा पाओगे, ठीक है। चलो उसके बाद में देखो क्या कह रहा है, लास्ट में इसकी बात आती है फलश्रुति की। फलश्रुति देखिए पहले अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बृहत शरीरम गिरि सार सारम स्थिर इंद्रियम च अति बल इंद्रियम च। आगे क्या कह रहा है, अघ्र से मन्नेत अतिर एकांत रूपम प्रशस्ति पूजा सुख चित भाक च बलम महद वर्ण विशुद्धि अग्रया सवरो घनो घस्त नित अनुकारी भवती अपत्यम विपुलम स्थिरम च समक्ष तो योगम इमम नरस। अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या भाई, पूरा नहीं याद होगा, किसी के भी याद नहीं होगा, और याद करोगे तो जरूरी नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो अपना काम क्या है कि अगर इसमें से पूरे पैराग्राफ में से कोई क्वेश्चन निकल के आता है तो उसको अपन सही कर दे। उसके लिए थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं कि भाई इस आम्लक घृत रसायन के सेवन करने वाले मनुष्य का शरीर विशाल होता है, तो बृहत शरीर, शरीर कैसा होता है, विशाल हो जाता है, और पहाड़ के समान दृढ़ होता है। भाई गिरि सार सारम, पहाड़ के, गिरि किसका पर्याय होता है, पर्वत का पर्याय होता है, तो गिरि सार सारम। आगे क्या कह रहा है, उसकी इंद्रिय स्थिर होती है, तो स्थिर इंद्रिय, और अत्यंत बलवान हो जाती है, चाहे अति बल इंद्रिय, तो इंद्रिय क्या होंगी, स्थिर होंगी और बलवान। तो पहली लाइन का मतलब अपने को समझ में आया। दूसरा देखो फिर से क्या कह रहा है, इसके बाद में कह रहा है कि वह अन्य किसी भी पुरुष से पराजित नहीं होता है, ठीक बात है। उसके शरीर की कांति अत्यंत मनोहर हो जाती है, और वह प्रशंसा पूजा सुख और स्वस्थ मन को मन का भागी अर्थात इनके योग्य और स्वस्थ मन वाला होता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा दीजिएगा। वह अत्यंत बलशाली, तो बात हो चुकी है पहले भी। कह रहा उसके शरीर का वर्ण अत्यंत शुद्ध और श्रेष्ठ होता है, ये भी ठीक है। इसके बाद में आता उसका स्वर गाढ़े मेघों के गर्जनों का अनुकरण करने वाला होता है, और उसके अधिक और स्थिर रहने वाली संतानें होती है। दो तीन बातें अपनी मोटी मोटी है जो इंपॉर्टेंट है, कि उसका शरीर बड़ा हो जाता है, पर्वत के समान दृढ़ हो जाता है, और उसकी आवाज जो है वो बहुत ही मेघ के गर्जने के समान जो है गाढ़ी हो जाती है, और उसके जो है वो संतान जो है वो भी क्या होती है, अधिक और स्थिर रहने वाली, विपुलम स्थिरम। बहुत ही अपत्य, अपत्य मतलब संतानें होती हैं, और वो भी क्या होती है भाई, स्थिर रहने वाली होती है और अधिक होती है। ये बात होगी। अपन क्या करते हैं, एक एक दो दो शब्द इसमें से निकाल लेते हैं, वो याद रख लेंगे, क्योंकि अगर पूरी लाइन से आएगा क्वेश्चन आएगा, पूरी लाइन दे देंगे और कहेंगे बताइए किसकी फलश्रुति है, अपन कहेंगे भाई आम्लक घृत की फलश्रुति है। अब देखो कैसे अपन याद कर लेते हैं। कह रहा भाई विपुल नाम का कोई लड़का है, उसका बड़ा शरीर है, तो विपुल का बड़ा शरीर, तो विपुल से विपुल हो गया, बड़ा शरीर का मतलब वृत्त शरीर हो गया। तो अगर इन दोनों में से कुछ आए तो अपन टिक कर देंगे। आगे कह रहा है आम्लक घृत में गिर गया, तो विपुल का जो बड़ा शरीर था वो आम्लक घृत में गिरा, तो आम्लक घृत मतलब आम्लक घृत की बात हो रही है। गिर गया मतलब क्या है, गिरी सार सारम,
गिर मतलब गिरी सार सारम, तो गिरी सार सारम भी आए तो अपन टिक कर देंगे। और कह रहा है घन सी आवाज आई, घन से याद कर लेंगे, घनो घस्त नित अनुकारी। अगर क्वेश्चन बनता है तो वो या तो ये वाली लाइन आएगी, या फिर ये वाली आएगी, या फिर ये वाली लाइन। तीनों लाइन में से अगर कोई भी लाइन आएगी तो अपन जान जाएंगे कि विपुल का बड़ा शरीर था जो कि आमला घृत में गिरा, और घृत में गिरने के कारण घन करके आवाज आई। बस इतना आपको ध्यान में रखना। इसके बाद में देखो आगे अपन चलते हैं। आगे बात हो रही है आम्लक अवलेह की। कई बार पूछा गया है कि आम्लक अवलेह जो है वो कौन से पाद में बताया गया है, तो द्वितीय पाद में है, या फिर अपन कहेंगे प्राणकामी रसायन पाद। अब देखिएगा आम्लक अवलेह के बारे में भी एक दो बातें हैं। पहली बात इंपॉर्टेंट बात है, 1000 आंवले और 1000 पीपली। अब देखो अगर आप समझदार विद्यार्थी हो तो तीन बातें आपको ध्यान में आनी चाहिए। सबसे पहले अपन ने कहा भाई हरित की सहस्त्र, 3000 हरित की और 1000 आंवले, 1000 आंवले। एक तो अपन ने ये बात की पहली चीज। फिर अपन ने सिर्फ 1000 आंवले की कुछ बात की थी जिसमें हरित की नहीं थी, ठीक है। और भी बीच में एक चीज और आती है। इसके बाद में जो है अब अपन बात कर रहे हैं, अब हरित की तो हटाई दी, इसके बाद में अब अपन बात कर रहे हैं आंवले और पीपली की बात कर रहे हैं, जिसका रेशियो क्या होगा भाई, 1000 आंवला और 1000 पीपली। ये सारी चीजें अपन ने अलग अलग जगह पे पढ़ी हैं। तो ये चीजें ऐसी कोई भी आइटम रहे उनको एक जगह इकट्ठी कर लेनी, और भी इधर उधर मिल जाएगा। चाहो तो आप इसी प्रकार से आंवलों का भी थोड़ा संग्रहण कर सकते हो, है ना। इसी प्रकार से आप नागबला का भी कर सकते हो, 1000 पल नागबला पढ़ी थी ना अपन ने, तो वो भी अपन लिख सकते हैं। तो ऐसे, लेकिन आंवला हरित की आंवले के साथ जो रेशियो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं, वो तो आपको लिख ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 1000 आंवले और 1000 हरी, सॉरी 1000 पीपली की बात यहाँ पे अपन कर रहे हैं, इनका प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद जो है, इसके बाद जो है अगली जो चीज, ये 1:1 हो गया। अब इसके बाद में क्या कह रहा है भाई, ये पूरा का पूरा तामझाम है, 1000 पीपली लिया, 1000 आपने आंवले लिए, 1:1 है। और इसको जो है समानम पूर्वेण, पहले के समान ही इसका प्रयोग करना है, मतलब कुटी प्रावेशिक विधि से इसका प्रयोग करना है। और कह रहा है पौर्वालिक प्रयोग हो ना अपराहनिक। दूसरी बात इसमें क्या कह रहा है कि भाई इसका प्रयोग जो है वो पूर्वाहन में करना है, सुबह सुबह करना है, ना कि इसका प्रयोग आप शाम को करोगे। अब ऐसी बात अपन ने पहले भी बहुत बार पढ़ लिया है कि इसका सेवन अपने को प्रातःकाल करना है, इसका सेवन अपने को प्रातःकाल, लेकिन वहां विशेष रूप से ये नहीं कहा गया है कि सिर्फ प्रातःकाल, मतलब उसको शाम को नहीं करना है, सिर्फ सुबह सुबह उसका इस्तेमाल करना है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, केवल प्रातःकाल सेवन करना है, सायकाल में इसका सेवन नहीं करना है। ये ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है पौर्वालिक है प्रयोग ना अपराह्निक है, पूर्वाहन में प्रयोग करना है, अपराहन में इसका प्रयोग नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये एक दो बातें हुई किसके संदर्भ में, अपने आंवला के अवलेह की बात अपन ने की। अगली जो चीज आती है वो आती है आम्लक चूर्ण की। आम्लक चूर्ण में अपन ने कहा 1 आडक उत्तम आंवले के चूर्ण और 1000 उत्तम आंवले का सबरस। तो ये भी आंवले का चूर्ण कितना हो गया, 1 आडक हो गया, और आंवले का सबरस जो है वो 1000 आंवलों का सबरस हो गया। और 21 दिन तक इसको भावित करना है, बाद में छाया में सुखा लें, ये कर लें ये कर लें। आंवले का चूर्ण इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आम्लक चूर्ण का जो योग है उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है कि तद वर्षा अंते साथ में अपथ्यासी प्रयोजयते। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, सबसे पहले यहां से अपन पढ़ना शुरू करेंगे कि घृतबादन प्रावसी, यहां से अंडरलाइन करेंगे, प्रावसी भस्म रासो निद्यात तद वर्षांते साथ में पथ्यासी प्रयोजयते। देखिए क्या कह रहा है कि इसको प्रावृट ऋतु में आप क्या करोगे, दबा दोगे भस्म की, मतलब राख की राशि में। देखो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कि इसको क्या किया आपने, पूरे के पूरे जो है प्रोग्राम कर दिया। ये अष्टमांश आपने पीपली और चतुर्थांश आपने चीनी मिलाकर घृत भावित मिट्टी के पात्र में रखकर ढक्कन से मुख बंद कर प्रावृत ऋतु में राख की राशि में आपने रख दिया। राख का ढेर था, ये पूरा तामझाम करके आपने प्रावृत ऋतु में रखा। पुनः वर्षा ऋतु के अंत में अर्थात शरद ऋतु में उसे राख से निकाल कर रख दिया। अब क्वेश्चन यही बनता है कि बताइए जो आम्लक चूर्ण है उसको जो है राख की राशि में कौन सी ऋतु में रखते हैं, तो प्रावृत ऋतु में रखते हैं। निकालते कब है भाई, वर्षा अंते। अब वर्षा नाम आए तो टिक नहीं लगा देना है,
क्योंकि शरद आएगा ऑप्शन, या तो वर्षांत लिखा आएगा या फिर सी व ग्रीव सहे, ऐसे पढ़ते हैं ना, सी व ग्रीव सहे, तो वर्षा सी व ग्रीव सहे ऐसे पढ़ते हैं अपन। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद, तो वर्षा के बाद में कौन सी आई, शरद ऋतु आती है, तो शरद ऋतु में इसको निकालना है। आगे देखो क्या कह रहा है, अब इस चूर्ण को अग्निबल के अनुसार सेवन करें, जब चूर्ण पच जाए तो सातवें के अनुसार भोजन करें, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है भाई, प्रावसी भस्म रासो निदद्यात और तद वर्षांते, उसको निकालना है। इसके बाद में अगली बात आती है विडंग अवलेह की बात अपन करते हैं। विडंग अवलेह में क्या कह रहा है भाई, वाय विडंग का कपट छान चूर्ण करना है, और एक आडक क्या कर लेना है आपको, वाय विडंग लेना है, और इतना ही क्या है, पीपली के दाने का चूर्ण लेना है। अब एक क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित में से स्टेटमेंट पहली आएगी, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट वन बहुत अच्छी क्वेश्चन बन रहा है। देखो स्टेटमेंट वन आएगा कि विडंग अवलेह में, तो विडंग अवलेह में जो विडंग होता है, या फिर वाय विडंग बोले अपन, जो विडंग होता है और जो पीपली है, उसका जो रेशियो है वो है 1:1। ये पहली लाइन आ गई, पहली स्टेटमेंट है कि विडंग अवले में विडंग और पीपली का रेशियो 1:1 है, ठीक है, स्टेटमेंट एक। स्टेटमेंट दो आ जाएगी, अपन ने ऊपर पढ़ा है, देखो अभी अभी वापिस अपन चलते हैं आमलक अवलेह की तरफ। दूसरा आएगा आमलक अवलेह में आंवला और पीपली का रेशियो 1:1 है। अब देखोगे कि भई ऐसा तो कैसे हो सकता है, इधर भी पीपली इधर भी पीपली, या तो इसमें पीपली नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, देखते ही ऐसे ही लगेगा। दोनों सही, पहला ऑप्शन आएगा दोनों स्टेटमेंट सही है, दूसरा आएगा नहीं भाई दोनों ही गलत है, तीसरा आएगा ए तो सही है लेकिन बी गलत है, चौथा आएगा बी तो सही है लेकिन ए गलत है, और ये पूरा एकदम गोबर कर दोगे लास्ट में और गलत हो जाएगा अपना। तो अपने को एकदम ध्यान करना है अच्छे से कि 1000 आंवले का है और 1000 पीपली, तो पीपली जहां पे आ रहा है वहां पे आंवले के साथ भी 1:1 में ही है, और इसी प्रकार से जहां पे विडंग आंवले आ रहा है वहां पे भी 1:1 में ही, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और बस इतना इसमें ध्यान में रखना है। दूसरा आता है विडंग अवलेह कहाँ पे बताया गया है, आमलक अवलेह कहाँ पे बताया गया, दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो आगे अपन चलते हैं, वैसे वही दोनों को वैसे ही बंद कर रहे हैं, देखो प्रावृत ऋतु में गाड़ देना है और वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु में निकाल देना है, ज्यादातर में यही कर रहे हैं, ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। आमलक अवलेह फिर से आ गया तो अपन कहेंगे कितनी बार आया, तो कहेंगे भाई 2 बार आया। इसके बाद देखो नागबला रसायन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है नागबला रसायन। नागबला रसायन के बारे में भी इसी प्रकार से काफी चीजें पढ़नी। सबसे पहले क्या कह रहा है भाई कि जांगल देश में जहां पर कुसा उत्पन्न होता हो, जहां की मिट्टी चिकनी हो, काली मधुर हो, पीली मिट्टी हो, ऐसी भूमि में, और जिस भूमि में विष हिंसक जंतु वायु जल अग्नि का दोष अर्थात दावा अग्नि न लगती हो, जोती हुई भूमि, दीमक वाली भूमि, शमशान क्षेत्र, फालतू फालतू बातें जो अपन पढ़ सकते हैं। ऐसी भूमि से अपने को क्या करना है, फालतू जगह नहीं होनी चाहिए, जहां नागबला अच्छी भूमि पे लगी हो वहां से अपने को नागबला प्राप्त करनी है, ये कहना चाह रहे हैं। कह रहा है कि भाई क्या करना है, जिसके पुराने पत्ते गिर गए हों और नवीन पत्ते उत्पन्न न हुए हों, नए पत्ते नहीं आए हों, पुराने वाले गिर गए हों, और पत्ते रहित तो हो, मतलब पत्ते नहीं है, ऐसी नागमला के मूल को माघ या फाल्गुन माघ में। अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने बोटनी पढ़ी होगी, बोटनी में अपन पढ़ते थे जब 11th 12th क्लास में, 11th का टॉपिक था, बोटनी में अपन पढ़ते थे जैसे ही पतझड़ का मौसम आता है ना, तो प्लांट जो लीव्स होती है ना वो क्या करती है, खाना उनको पता होता है अपने को झड़ना है, तो वो अपना खाना जो है ना वो रूट में स्टोर कर देती है, रूट में स्टोर करती है, ताकि जिस दिन वो पत्तियां खाना नहीं बना पाएंगी उस दिन जो है रूट खाने को क्या कर देंगी, सप्लाई दे देंगी। इतने दिनों में मौसम खत्म, नई पत्तियां आ जाएंगी, तो जब तक वो रूट्स वाला खाना खत्म होगा इतने में जो है वो नई पत्तियां बन जाएंगी, और वो नई पत्तियां जो है खाना बनाना शुरू कर देंगी, क्योंकि प्लांट्स का खाना बनाने का काम पत्तियां करती हैं, ये बात। तो वो पत्ती क्या करती हैं, खाना बना बना के रूट में डिपॉजिट करती रहती है। तो वो क्या कह रहा है कि भाई, इसीलिए कह रहा है कि भाई पत्ती झड़ जाए और नई पत्ती नहीं आई तो उस समय आपको क्या करना, अब नई पत्ती आ गई तब तक तो रूट ने खाना वाना बांट दिया, मतलब जो न्यूट्रिशन था प्रॉपर वो बांट देगा प्लांट में। लेकिन अभी अगर पत्तियां झड़ी हैं और नैनी, इसका मतलब स्टोर है पूरा खाना, क्या है रूट में अभी स्टोर ही किया है।
तो कह रहे भाई जिस समय जब नागबला की क्या हो कि पुराने पत्ते गिर गए हो, नए पत्ते उत्पन्न हो रहे हो, उस समय जो है नागबला को अपने की उसकी मूल जो है वो इकट्ठी करनी है, वो अपने को संग्रहण, उसका मूल की संग्रहण अपने को करना है। तो कब करना है? माघ या फाल्गुन में, माघ या फाल्गुन में। और ऐसे याद कर सकते हैं, नागबला को कब संग्रहण करना है? नाग मारे फण, मारे से याद करना है माघ और फण से याद करना है फाल्गुन। कब कलेक्ट करना है भाई नागबला की मूल को? माघ और फाल्गुन में अपने को कलेक्ट करना है। इसी चीज को अगर अपन संस्कृत में बात करें, एग्जाम में जो आएगा वो आएगा तपसी तपस्से वा मासे। क्या कह रहे हैं भाई? तपसी तपस्से में जो आपको कलेक्शन करना है किसका? नागबला का। तो ऑप्शन में ये वाली बात आई। तो पहली चीज क्या याद करनी है? तपसी तपस्से। अब क्या करना है? माघ या फाल्गुन मास में पवित्र व सावधान होकर इष्ट देव की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद ये सारे कार्यक्रम किए और आपने जो है नागबला का जो पौधा था वो उखाड़ दिया। फिर उस मूल को अच्छी प्रकार जल से धो लें, सिल पर पीस कर उसका एक आम्र मतलब एक पल या फिर एक कर्ष लेकर दूध में घोलकर प्रातःकाल एक बार सेवन करें। ज्यादातर चीजों का सेवन जो है प्रातःकाल बताया गया है, तो इसमें भी आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट में याद कर लेना, अगर एकदम सारा याद हो जाए तब याद करना कि भाई यहाँ एक ऐसा आइटम था जिसमें अपन ने कहा था कि भाई सिर्फ प्रातःकाल करना है, शाम को नहीं करना, वो वाली बात याद रखनी है, बाकी सब प्रातःकाल वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, तपसी तपस्या में इसका संग्रहण करना है और इस्तेमाल कौन सा पार्ट, प्रयोज्यांग क्या होता है पूछा जाता है, नागबला का प्रयोज्यांग। नागबला का प्रयोज्य अंग कौन सा होता है भाई? रूट होता है, मतलब मूल। और मूल का भी बात करें तो विशेष रूप से छिलका जो है ना वो प्रयोग में लिया जाता है। अगर मूल जनरली क्या आएगा, नागबला का प्रयोजांग पूछेंगे तो अपन कहेंगे भाई मूल। अगर आपके मूल तवक आए तो मूल तवक कर देना, जनरली मूल ही आएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। कलेक्शन कब किया आपने? तपसी तपस्या में कर लिया। अच्छा, इसकी मात्रा एक आम्र या फिर एक कर्ष, देखो यहां से है ना जो संस्कृत में लिखा है उसी में से आ सकता है। आम्र मात्र अक्ष मात्रा है, तो एक ये चीज याद रख लोगे, आम्र मात्र अक्ष मात्र। आम्र मात्रा में इसी को एक पल बोलते हैं, इसी को एक कर्ष बोलते हैं। कुछ भी आ जाए वही अपन टिक कर। मालवेसी की जो, सॉरी, नागबला की जो फैमिली होती है वो होती है टीलियसी। नागबला की जो फैमिली होती है वो टीलियसी। सभी बला, जो भी बला होती है, बाकी बला अति बला जो भी है ना, उनकी सबकी जो फैमिली होती है वो मालवेसी होती है, और नागबला टीले पर है। सभी बला मालवेसी और नागबला टीले पर, तो टीलियसी। इसके बाद में देखो कितने वर्ष की आयु जो है वो 100 वर्ष तक की आयु का उपभोग करने वाला होता है। इसके बाद में अगली चीज आती है 19 बला आदि रसायन। अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें अपन ने पढ़ ली, इसके साथ एक चीज आती है 19 बलादि रसायन। तो पहली चीज आती है भाई बलादि रसायन जो है ना वो कौन से पाद में बताया गया है, ये तो सबके लिए याद करना आपको। तो बलादि से याद करना, बी से बलादि लिखते हैं ना, तो पहले क्या आता है? ए आता है, ए के बाद में दूसरे नंबर पे कौन आता है? बी आता है, इसलिए अपन कहेंगे ए के बाद बी आया तो दूसरे पाद में आता है ना बी, तो अपन कहेंगे बलादि रसायन जो है वो दूसरे पाद में। दूसरे पाद का नाम आपको पता है भाई, आपका से याद किया आपने, तो पी से क्या याद करोगे? प्राण कामी, ये भी आपको याद हो गया। अब देखो जो बलादि रसायन है इसमें जो है ये टोटल कितने होते हैं? 19 होते हैं। तो टोटल अगर सेकंड चैप्टर की बात करें इसमें टोटल योग जो है ना वो 37 होते हैं, जिसमें 19 तो यही होते हैं। ठीक है, बलादि रसायन। तो इसमें बलादि का मतलब क्या होता है? बला है और आगे और बहुत मामला है, बला है, अति बला, श्वेत संदन, नहीं याद करने अपने को इतने। अब इसका इंपॉर्टेंट है इसमें एक लाइन आती है सवरस वत प्रयोज्यम। इसको सवरस के समान इसका प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से सवरस पीते हैं ना उस प्रकार से इसको पीना है, रस पीते हैं वैसे इसको पीना है। तो इसका क्या करना भाई, इनका सवरस लेकर दूध में मिलाकर बल के अनुसार पीना चाहिए। तो सवरसवत प्रयोज्यम कौन सा होता है? बला आदि रसायन होता है। इसी प्रकार से एक लाइन आती है सवरस सोहित्यम, एक लाइन आती है स्वरस सोहित्यम। द्रोणी प्रावेशिक रसायन में अपन पढ़ेंगे, जब चौथा पाद आएगा ना उसमें ये लाइन पढ़ेंगे, इसीलिए जो आपको ये पढ़ा रहे हैं। सर्वस सवितम जो है ना वो फोर्थ पाद में आता है, सर्वस वत प्रयोज्यम जो है वो दूसरे पाद में आ रहा है। ठीक है, वो जब आएगा तो आपको बताएंगे। इसके बाद में देखो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है भल्लातक क्षीर। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट आता है भल्लातक क्षीर। भल्लातक क्षीर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि भाई भल्लातक अपने को तोड़ना होता है पेड़ से। तो कह रहा है कि भाई जो भिलावे का फल अनउपत होता है, मतलब ऐसा भिलावे का फल, ऐसा भल्लातक जो कि टूटा हुआ नहीं हो, किसी प्रकार से जख्मी नहीं हुआ हो,
है ना, टूटा नहीं हो, या फिर डंडे आदि के चोट से ना तोड़े गए हो। ऐसे भल्लातक जो डंडे की चोट, ऐसे नहीं कि नीचे से आपने पत्थर उठाया मार दिया भल्लातक टूट गया उसको पोटली में भर के ले आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, भल्लातकानी अनउपतानी न आमय, उसको कोई रोग भी ना हो, न अपूर्ण रस प्रमाण वीर्य, ये उसमें क्या नहीं हो, अपूर्ण रस प्रमाण नहीं होना चाहिए, उसका रस जो है वो पूर्णता जो है रसवान होना चाहिए, पूरी तरीके से वो क्या हो जाए, वो पूरी तरीके से उसके अंदर रस वीर्य जो है वो हो। ठीक है, तो देखो भल्लातकानी अन उपहतानी अन आमय अपूर्ण रस प्रमाण वीर्याणी पक्व जम्बो प्रकाशानी सूचो सुकरे वा मास से संग्रह यब पल्ले मास पल्ले वा निधा पयत। अब देखो क्या कह रहा है कि जो बिलावे का फल अनुपत हो, डंडे आदि के चोट से ना तोड़े गए हो, जो रोग रहित हो, जिसमें किसी प्रकार का आमय नहीं हो, रोग नहीं हो, या किसी भी प्रकार से विकृत नहीं हो, जिसमें पूर्ण रूप से रस और वीर्य उसके अंदर हो, मतलब अच्छे से वो पक गया हो, जो पके हुए जामुन के समान काले वर्ण के हो। क्वेश्चन पूछा जाता है पक्व जाम्बव प्रकाशानी किसके लिए कहा गया है, पके हुए जम्बो के समान दिखने वाला, नीचे कहेंगे भल्लातक के लिए। ऐसा नहीं कि ये लाइन इसी के लिए आती है, और भी बहुत जगह पे आती है, लेकिन इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है पक्व जाम्बव प्रकाशानी किसके लिए कहा गया है, भल्लातक के लिए कहा गया है कि इस प्रकार के दिखे तब इसको तोड़ना है। कब तोड़ना है, सूचो शुक्रे व मासे, कौन से महीने में आपको संग्रहण करना है, सूचो शुक्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा नागबला का संग्रहण आप कहोगे तपसी तपस्य, क्या कहोगे, तपसी तपस्य। आप आपसे कहेंगे भाई भल्लातक का संग्रहण, तो आप कहोगे सूचो शुक्र। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, अब आपको क्या करना, उनको संग्रहण कर लेना कब, ज्येष्ठ या आषाढ़ के महीने में, सूचो शुक्र अपने को याद रखना है। अब इसको क्या लेना है, इसकी इस मास में आपको इकट्ठा करना है और जो की राशि में या फिर उड़द की राशि में इनको रख देना है। मतलब राशि मतलब जो के ढेर में, है ना, आजकल तो रखते नहीं है, पहले क्या करते थे, सबका काम खेती पे ही रहता था, सब अपनी खेती लाके कमरे में डाल देते थे। आजकल तो बोरी वोरी भरने का सिस्टम, पहले ऐसे नहीं होता था, पहले एक कमरे में डाल देते, तो वो जिस कमरे में जो रखे हैं ना उसके अंदर दबा दो इसको ले जाके। तो क्या कह रहा है, यव पल्ले मास पल्ले, ये मतलब जो हो गया और मास मतलब उड़द हो गया, तो जो की राशि में या फिर उड़द की राशि में इसको दबा देना है। अब इसको वहां से निकालना है, कब निकालना है, देखो क्या कह रहा है, फिर 4 महीने के बाद तानी चतुर्मास स्थितानी, कि वो जब वहां 4 महीने तक पड़ा रहे किसमें, जो की राशि में या फिर मास की राशि में, सहसी सहस्य व मासे प्रयोग तुम। अब आपको क्या करना है, वो जो उसको सहसी सहस्य के महीने में बाहर निकाल लेना है। कहां से बाहर निकालना है, जो की राशि में या फिर उड़द की राशि में आपने जहां भी उसको रखा था वहां से 4 महीने के बाद आपको निकालना है। आपके रेफरेंस के लिए मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने क्या किया भाई, सूची शुक्र में, आपने सूची शुक्र में भल्लातक को क्या किया, संग्रहण किया, और इसके बाद में आपने 1 2 3 4, ये 4 महीने छूट गए, 4 महीने आपने उसको दबा रहने दिया और सहस्य में आपने उसको क्या किया भाई, फिर से जो या फिर उड़द की राशि से बाहर निकाल दिया। अब देखो इंपॉर्टेंट बात यहीं पे है, सबसे पहले तपस्वी तपस्या या फिर तप तपस्या जो भी आप पढ़ो, तप तपस्या में आपने क्या किया, नागबला का संग्रहण किया, और सूची शुक्र में आपने क्या किया, भल्लातक का संग्रहण किया। ठीक है, इसके बाद में सहस्य में आपने क्या किया, जो भल्लातक को यव और मास के राशि में दबाया था वहां से आपने निकाल लिया। इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूं। इसके बाद देखो आगे आगे कैसा होना चाहिए, पके हुए जामुन ये सारा हो गया। अब आपने क्या किया, उसको सह से मतलब अगहन और पूस में आपने बाहर निकाल लिया, उसे निकालकर शीत स्निग्ध और मधुर रस से शरीर का संस्कार कर प्रयोग करना आरंभ करना चाहिए। अब देखो आगे क्या कह रहा है भाई, अब शीत स्निग्ध मधुर उप संस्कृत शरीर है, कौन से शरीर पर इसका प्रयोग करना है, ठंडा, मधुर, चिकना, वो सारी चीजें जो कि उष्णता के विरोधी हो। समझ रहे हो देखो ये भल्लातक जो है ना बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होता है, इसलिए जो है इसमें क्या करना, अपने को संस्कार करना है, किसका, शीत का, स्निग्ध का, मधुर रस का, है ना, इससे शरीर का संस्कार करना है, फिर भल्लातक का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, अब देखो नीचे आ जाओ, कह रहा है सबसे पहले 10 बिला, अब ये कह रहे हैं भाई प्रयोग करना कैसे है। ठीक है, प्रयोग करना कैसे वो बता रहे हैं, सबसे पहले 10 बिलावे को काट कर तोड़ ले। ठीक है, काटना उनको तोड़ लो। अब उसका जितना वेट हुआ है उसे
8 गुना जल में मृदु आंच पर। कौन सी आंच पर? मृदु आंच। तो ये भी क्वेश्चन कहीं भी आए, जैसे अपन ने प्रथम ब्रह्म रसायन पढ़ रहे थे तो वहां पे भी अपन ने कहा था भाई मृदु अग्नि रखनी है, तो यहाँ पे भी मृदु आंच रखनी है। जब अष्टमान शेष रह जाए तो उतार कर छान कर लेवे और उसमें दूध मिला ले। अब कितना भाई? 8 गुना जल लिया, 1/8 बचा, ठीक है, इतनी देर तक पकाना है। और उसमें क्या किया भाई? इतना जल रह जाए, उतार कर छान ले और उसमें दूध मिला ले। अब उसमें दूध मिला लिया। पीने से पहले मुख के भीतरी भाग में घृत का लेप कर ले। देखो पहले भी शरीर को स्निग्ध करना है, अब भी जो है पी रहे हो तो आप मुंह में क्या कर लो? थोड़ा घी का लेप कर लो, अर्थात मुख में घी का कवल धारण कर लो, उसके क्वाथ मिलित दूध को पी लो। प्रथम दिन 10 बिलावे का प्रयोग। अब ये प्रयोग कैसे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले दिन आपको 10 भल्ला तक का प्रयोग करना है, उसके बाद एक एक बिलावा प्रतिदिन बढ़ाना है। आपने शुरू कहां से किया? 10 से किया। अब आप क्या कर रहे हो? 11 किया, अगले दिन 12, अगले दिन 13, अगले दिन 14, ऐसे आपको एक एक करके बढ़ाना है। कहां तक जाना है भाई? ऐसे करके अपने को 30 तक जाना है। कहां तक जाना है? 30 तक। तो क्या करें भाई? 10 से लेके 30 तक जाना है। 30 के बाद बिलावे की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, 30 के बाद में बढ़ाई नहीं जाएगी, 30 के बाद में घटाई जाएगी। पुनः एक एक बिलावे की संख्या घटाते हुए 10 बिलावे तक आना है। अब 30 के बाद में 29, 28, 27 करते करते 10 तक आना है आपको, ठीक है, ये बात है। तो ऐसे करते करते करोगे तो पुनः एक बिलावे की संख्या घटाते हुए 10 बिलावे तक प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से वृद्धि और ह्रास पूर्वक बिलावे का प्रयोग करने से 1000 बिलावे का प्रयोग हो जाता है। अब आप क्या करोगे? ऐसे करते करते 1000 बिलावे आपको सेवन करने हैं। और 1000 भल्ला तक को सेवन करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आचार्य चरक ने प्रोसेस बताया है, 10 फिर 11 फिर 12 फिर 13, ऐसे करते करते फिर 30 से उल्टे आओगे। ऐसे आते आते बोल रहा है भाई कितने? 1000 भल्ला तक का सेवन करना है। और वो 1000 भल्ला तक का सेवन करने में कितना समय लगेगा? वो समय है 55 डेज। कितना समय लगेगा? 55 डेज। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस प्रकार वृद्धि और ह्रास पूर्वक बिलावे का प्रयोग करने से 1000 बिलावे का प्रयोग हो जाता है। इस प्रकार 1000 से अधिक बिलावे का प्रयोग नहीं करना है। 1000 से ज्यादा भला तक भी अपने को सेवन नहीं करना। अब देखो आगे आ जाओ। औषधि के पच जाने पर घृत मिलित दूध के साथ साली या साठी के चावलों का भात का प्रयोग किया है। तो भला तक खाया आपने, जब भी खा रहे हो, जब आपने भला तक का भाई आज सेवन किया ना तो 10 सेवन कर लिया आपने, तो 10 सेवन किए हो, वो जब डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है? घृत मिलित दूध के साथ। अब घृत क्या हो गया? स्निग्ध हो गया, दूध क्या हो गया? शीत हो गया। तो वो उसकी जो उष्णता है, तीक्ष्णता है, उसको वो थोड़ा कम करेगा। साथ में साली या साठी के चावल का आपको भात का प्रयोग करना है, ठीक है। इसके बाद में 1000 भिलावे का प्रयोग समाप्त हो जाने पर संपूर्ण प्रयोग काल में जितना दिन लगता है, जितना समय लगा, जैसे कि मैंने कहा भाई 55 दिन आपको लगे पूरे भला तक सेवन करने में, कितना लगा? 55 दिन। कह रहा उससे दुगुने दिन तक, द्विगुण दिनों तक दूध से भोजन करना है। मतलब 110 देश तक आपको क्या करना है? दूध से ही भोजन करना है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आएगा, बताइए ये जो दुगुना दिन है, जैसे कि आपने कहा ना भाई भला तक का आपने सेवन पूरा कर लिया, अब कहा भाई इसके दुगुने दिन तक, दुगुनों दिन तक, उसके डबल डेज तक आपको दूध से ही भोजन करना है। इस काल को, ये जो 110 दिन का समय है, इसको बोलते हैं परिहार काल। इसको बोलते हैं परिहार काल, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं परहेज, देसी भाषा में बोलते हैं परहेज। कहते भाई क्या परहेज रखने, ऐसा कुछ थोड़ा बोल सकते हैं, है ना। तो कह रहे भाई दुगुने दिनों तक आपको क्या रखना? परहेज रखना है। क्या परहेज रखना है? कि भाई आपको केवल दूध से ही भोजन करना है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए भल्ला तक का परिहार काल में कितने दिन तक और क्या प्रयोग करना चाहिए? तो उसके दुगुने दिन तक, या फिर आचार्य चरक ने भल्ला तक का परिहार काल कितना बताया? तो दुगुने दिन बताए। वहीं सुश्रुत की बात करते हैं, उन्होंने त्रिगुण बताया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुश्रुत ने भल्ला तक का परिहार काल 3 गुना बताया। और आचार्य चरक ने परिहार काल में क्या सेवन करना बताया? भाई केवल दूध से ही भोजन करना बताया। अब चूंकि अपन सुश्रुत की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी ये बातें भी अपन यहाँ पे कर लेते हैं। देखो यहां पे आ जाते हैं अपन, कहा भाई भल्ला तक क्षीर की बात अपन कर रहे थे, इसका संग्रहण जो है वो सूची व शुक्र मास में किया, प्रयोग अपन ने सहस्य सहस्य में किया। कितने दिन के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए भल्ला तक को कितने दिन के लिए जो या फिर मांस की राशि में दबा के रखना होता है? पहला ऑप्शन आएगा 4 दिन, दूसरा आएगा चतुर्मांस स्थिति या फिर चतुर्मास 4 मास, अगला दिन आएगा 14 डेज,
या फिर 1 मास, ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। तो कितने दिन के लिए भाई? चतुर्मास, 4 मास के लिए आपको भल्लातक को उसमें दबा के रखना होता है। आगे बात करते हैं, आचार्य चरक की बात करते हैं। चरक ने 10 से शुरू करना बताया, 30 तक जाना है, फिर वापस नीचे आना है। 55 डेज का टोटल टाइम लगता है इसको 1000 पूरे करने में। सुश्रुत की बात करें, उन्होंने 1 से शुरू करना बताया, 1 2 3, लेकिन बढ़ाया, बोले 70 तक चलने दो। तो इसमें भाई अब 70 कर रहा है तो भाई 35 दिन ही लगेंगे, थोड़ा कम समय लगेगा, है ना। परिहार काल की बात करें तो 35 इंटू 3 105 डेज लगेगा। सुश्रुत का परिहार काल 105 दिन है। वाग्भट की बात करें तो वो 8 से बताते हैं कि आप 8 से चालू करो और 40 तक जाने दो, फिर 40 से वापिस आओ 8 तक, ऐसे करते करते 1000 सेवन करना है तो आपको टोटल जो है 49 डेज लगेंगे। ठीक है, तो आपको 49 डेज लगेंगे। ऐसे याद कर लेना 420, ऐसे याद करना 420, 420 में याद करना, 2 से गुना कर देना दोनों को, तो 4 दूनी 8 और 20 से 40, तो 8 से लेके 40 ऐसे याद कर लेना। 420 भागवत 420 ऐसे याद कर लेना, और दोनों को 2 से गुना करना है, तो 4 दूनी 8 और 20 दूनी 40। तो ये कुछ बातें हैं जो अपन ने भल्लातक छीर के बारे में पढ़ा। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें भल्लातक छीर में से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हो। अवश्य रूप से जो है भल्लातक छीर में से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, एक अंतिम बात छोटी सी और देख लेते हैं। ये देखिएगा, इस प्रकार से इसमें बताया गया है, ऐसे करके इसमें जो है 55 डेज का समय लगता है। ठीक है, एक लास्ट में एक चीज पढ़ लेते हैं, भल्लातक छोद्र का पढ़ लेते हैं कि भल्लातक छोद्र जो होता है इसमें छोद्र कितना होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। भल्लातक छोद्र में छोद्र कितना होता है? तो 1/8 होता है, 8वां भाग होता है ना, 1/8 पार्ट होता है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आता है भल्लातक तेल के बारे में, कि भल्लातक तेल में जो तेल होता है उसको कितनी बार उसका पाक किया जाता है। भल्लातक तेल में तेल का कितनी बार पाक होता है? तो 7 पाक होता है, 100 बार पाक किया जाता है। ठीक है, 7 पाक होते हैं, 100 बार पाक। चलो, 2 4 बातें और हैं। इसके बाद एक और आता है भल्लातक के 10 योग। भल्लातक के 10 योगों की बात होती है। क्वेश्चन देखो ये आता है कि निम्नलिखित में से भल्लातक का योग नहीं है, और वहां पे लिखा रहता है भल्लातक येवागु। जितनी बार देखा है ऐसा ही क्वेश्चन आता है, भल्लातक येवागु उस ऑप्शन में मिलेगा आपको, और अपने को टिक लगाना है कि येवागु नहीं होता है। लेकिन अब ये चीज पढ़ते हुए बहुत साल हो गई तो सबको पता है, तो एग्जामिनर अब येवागु नहीं देगा, हो सकता है कुछ और दे दे। फिर भी अपने को याद होना चाहिए भाई भल्लातक के 10 योग होते कौन कौन से हैं। तो इन 10 योगों को याद करने के लिए अपन लिख सकते हैं डीएम, स्टाइल, मत, पालो, लिख सकते हैं। और भी अपन अलग से भी ट्रिक बना सकते हैं। डीएम से अपन कहेंगे दूध, डीजी लिख लीजिएगा, डीएम मत लिखो, डीजी लिख लो। डीजी, डीजी होता है ना, डायरेक्टर जनरल। डीजी स्टाइल मत पालो, डीजी से याद करेंगे, जी से याद करेंगे गुड़, स्टाइल से एस से 2 चीजें याद करेंगे, एक होगा सरपी और एक होगा सत्तू। मतलब भल्लातक दूध, मतलब भल्लातक छीर जिसको अपन ने कहा। फिर भल्लातक गुड़ जिसको अपन कहते हैं गुड़ भल्लातक। तीसरा होता है भल्लातक सरपी। एक और होता है भल्लातक सत्तू, या फिर भल्लातक भल्लातक सत्तू है ना, सत्तू बोल देते हैं फिर सत्तुआ बोलते हैं। फिर ऐसे अपन ने 2 याद किया, सरपी और सत्तू। टी से अपन ने याद किया तेल, टी से अपन ने याद किया तेल। तर्पण भी कर सकते हो, ये 2 टी है ना, तो एक से तेल याद कर लो, एक से तर्पण याद कर सकते हो। वाई से याद कर सकते हैं यूज, ध्यान रखना ये वागु नहीं है, यूज है, ये वागु नहीं है। एल से अपन करेंगे भाई लवण, भल्लातक लवण भी होता है, भल्लातक लवण भी होता है। इसके बाद में देखो आगे अपन कहेंगे एम और टी। एम से याद करेंगे मधु, और टी से याद करेंगे तर्पण। एक टी से क्या था? तेल था, और एक टी से क्या हो गया? तर्पण हो गया भाई, ये भी ध्यान रखना, भल्लातक तर्पण भी होता है। इसके बाद में पालो से याद करते हैं अपन पलल, भल्लातक पलल करते हैं याद, पालो से। खली को बोलते, पलल बोलते खली। ठीक है, तो ये हो गए अपने भल्लातक के 10 योग। 1 2 बार अपन खुद से लिखेंगे तो याद हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद करना। इसके बाद में एक अगली बात आती है भल्लातक के गुणों की बात आती है। कह रहा भल्लातकानि तीक्ष्णानि पाकिने अग्नि समानी च भवंती अमृत कल्पानी प्रयुक्तानि यथाविधि। देखिए क्या कह रहा है कि भाई भल्लातक क्या होता है? तीक्ष्ण होता है, किसके समान? तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण पाक उत्पन्न करने वाला होता है, किसके समान? अग्नि समानी, अग्नि के समान तीक्ष्ण पाक उत्पन्न करने वाला होता है कौन? भल्लातक। लेकिन भवंती अमृत कल्पानी प्रयुक्तानी यथाविधि, अगर इसको विधि पूर्वक अगर प्रयुक्त किया जाए तो ये अमृत की तरह भी काम करता है।
क्या कह रहा है, भल्लातक जो अग्नि की तरह तीक्ष्ण पाक उत्पन्न करने वाला होता है, लेकिन अगर विधि पूर्वक इसका प्रयोग किया जाए तो अमृत के समान लाभ करने वाला भी होता है। तो ये भल्लातक के लिए खास बात हो गई। तो ये लाइन लिख देंगे आपको, भवंती अमृत कल्पानी प्रयुक्तानी यथा विधि। अगर यथा विधि से प्रयोग करें तो ये अमृत की तरह काम करता है। बताइए किसके लिए कहा गया है भल्लातक? दूसरा आ जाएगा वत्सनाभ। बात वचनाभ के लिए भी गलत नहीं है, कह रहे भी वचनाभ विष है, लेकिन विष का भी अगर तरीके से प्रयोग करें तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ये लाइन वचनाभ के लिए तो नहीं है। तीसरा बिंदु रसायन के लिए, चौथा बिंदु वाजीगण के लिए, है ना। अब मैं कह रहा हूं ऑप्शन आते हैं ना तब गड़बड़ होती है, अदरवाइज तो अपन ठीक है, इसलिए याद करो तो ढंग से याद करो फिर। ठीक है, चलो आगे अपन चलते हैं। भल्लातक कफज रोग का शत्रु होता है, बहुत बड़ी बात कह दी है। एक लाइन आती है, कफजो न से रोगो अस्ति न विबिंदो अस्ति कश्चन यम न भल्लातक हन्याद शीघ्रम मेधा अग्निवर्धनम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। इस प्रकार की लाइन आप हरित की पढ़ना एक बार, जब हरित की मैंने पढ़ाई थी वहां पे भी इसी प्रकार की एक लाइन मिलेगी, है ना। यहाँ पे भी अपने को ध्यान में देना है कि कफजो न से रोगो अस्ति, ऐसा कोई भी कफज रोग नहीं है, न विबंधो अस्ति कश्चन है, ऐसा कोई विबंध भी नहीं है जो कि भल्लातक का प्रयोग करने के बाद भी बच जाए। मतलब कोई भी कफज रोग होता है वो भल्लातक उसको ठीक कर देगा, कोई भी कॉन्स्टिपेशन कैसा भी है विबंध है उसको भी भल्लातक ठीक कर देगा। यम न भल्लातकम हन्याद शीघ्रम मेधा अग्निवर्धनम, और क्या करता है, शीघ्र ही मेधा को और अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, आपकी बुद्धि बढ़ाने वाला होता है भल्लातक, और अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। भल्लातक का विधि पूर्वक प्रयोग करने से ऐसा कोई कफज जन्य या फिर विबंध ऐसा कोई नहीं है जो शीघ्र ही नष्ट नहीं हो, यह है शीघ्र ही मेधा और अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। तो ये अपन ने बात की भल्लातक की। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताइए भल्लातक की बात कौन से पाद में की जाती है, भल्लातक के कितने योग होते हैं। भल्लातक जो छोद्र भल्लातक एक योग होता है उसके अंदर, है ना, जो छोद्र भल्लातक होता है उसके अंदर जो छोद्र का भाग होता है वो कितना होता है, अपन ने कहा 1/8 होता है। भल्लातक तेल होता है, उसमें तेल का पाक करवाया जाता है, वो कितनी बार करवाया जाता है, तो अपन कहेंगे भाई 100 बार करवाया जाता है। ठीक है, लास्ट में एक बात आती है, रसायना नाम संयोगा सिद्धा भूत इतेशिना। ये जो रसायन का पाद है इसको बताया गया क्यों, जीव मात्र के हित चाहने वाले महर्षि आत्रेय ने इस प्राण कामी अध्याय में रसायनों के सिद्ध 37 योगों की बात बता दी। पूछा ये भी जा सकता है कि बताइए भूत हितेशिना कौन है। भूत हितेशिना का मतलब है जीव मात्र का हित चाहने वाला कौन है, तो कौन है, जीव मात्र का हित चाहने वाले महर्षि आत्रेय हैं। तो हो सकता है भूत हितेशिना किसके लिए यूज हुआ है, आत्रेय के लिए यूज हुआ है। थोड़ा सा अपन याद कर सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस कम। तो ये इसी के साथ अपना जो सेकंड पार्ट था वो अपना कंप्लीट हुआ। कल की क्लास में अपन जो है वो तीसरा पार्ट अपन शुरू करें। ठीक, चलिए।